ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जब सेना ही सुरक्षित नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ों की तरफ तो सवालिया निशान बड़ा सा लगता है। हमारे साथ आभा खन्ना हैं जो मीडिया डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुदेश जी, ज़रा हमारे दर्शकों को समझाइए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी 28-29 की रात को, फिर उसके बाद ऐसा लगा था कि अब हालात बदल जाएंगे, अब कम से कम आतंकियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। हमने 7 लॉन्चिंग पैड पीओके में जा करके उनको तबाह कर दिया था, 38 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था और एक कड़ा संदेश हमने दिया था। लेकिन उसके बाद भी लगातार सिलसिलेवार तरीके से हमारे जवानों की शहादत का सिलसिला जारी है। ऐसा क्यों है सर? देखिए हुसैन रिजवी साहब पूरे विश्व में टेररिज्म का जहां इतिहास है, डिटरमिन्ड आतंकी हैं, सुसाइड बॉम्बर्स हैं, फिदाइन हैं, ये अपने प्रयास को जारी रखेंगे। सक्सेस और फेलियर्स वहां देखना चाहिए कि क्या हमारी सेना इनको लिक्विडेट कर पाई। हमें तो नैरेटिव ही आपका उल्टा लग रहा है। हमें तो शाबाशी देना चाहिए उन जवानों को। 3 जवान जो शहीद हुए, उन्होंने इसको कंटेन किया। 2 टेररिस्ट मारे गए और 1 इंज्योर हुआ और आपको भी शाबाशी दी जाए फिर सर बाद। तो हमें तो शाबाशी देना चाहिए। सेना इतनी सब उनको शाबाशी कौन नहीं दे रहा, उनको तो सलाम कर रहे हैं, उनको सलाम किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि अटैक हुआ, तो सेना ने कितनी बहादुरी के साथ उस अटैक को रिपेल किया। आप बात को कहीं से कहीं कर रहे हैं, अंदर घुस जाते तो कितनी तबाही करते। आप समझ कैसे घुस जाते, कैसे घुस रहे हैं, यही तो सवाल है सर। सोचना चाहिए जो एक्सपर्ट्स हैं। जो ठीक है सुदेश जी, पूरे विश्व में कभी रोक पाया है क्योंकि फिदाइन को? तो फिर जो बातें आपने उस वक्त कही थी वो सच नहीं थी। लिक्विडेट कर पा रही है जो बातें उस वक्त आपने कही थी फिर वो सही नहीं थी सर। आप अचीवमेंट को फेलियर की टर्म मत देखिए। नहीं, जो बातें आपने उस वक्त कही थी फिर वो सही नहीं थी। देखिए कहीं फेलियर रहा होगा क्योंकि ये जिस एरिया से है, आप वहां की टोपोग्राफी को देखिए, वहां की टोपोग्राफी किस तरफ से वो आए, और उसके बाद आपको कंडेम करना चाहिए स्टोन पेल्टर्स को जो ऑपरेशन नहीं होने दे रहे हैं, जो ऑपरेशन होने नहीं दे रहे थे। बिल्कुल हम क्या नैरेटिव लेके बैठ गए बताइए? वो क्या उन्होंने बहादुरी से नहीं, हिम्मत से काम लिया? 3 हमारे सैनिक हताहत होते हैं और उसके बाद टेररिस्ट को मार गिराते हैं। बहुत अच्छा सर, ठीक है। आभा जी, उसको भी तो सोचना चाहिए ना। अगर वो अंदर आ जाते तो क्या होता जी? अरे तो सर हुजूर आप टैकल कीजिए ना, सारा मामला आपके पास है। आप टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कैसे स्टोन पेल्टर जो है वो निकल करके पत्थर बरसा रहे हैं? वही मैंने बोला हुसैन रिजवी साहब, वही मैंने बोला कि हमारी सेना सक्षम है। आप सेना पे न जाइए सर, सरकारें क्या कर रही हैं ये बताइए। लेकिन जब सेना सक्षम है ये सबको पता है, सरकारें क्या कर रही है ये बताइए। स्टोन पेल्टर सरकार ने पूरी आजादी, सरकार क्या करेगी वहां बताइए? सरकार पूरी आजादी दी हुई है। सरकार को सेना का पूरा भरोसा है, सेना को अपना काम करने दीजिए। स्टोन पेल्टर्स जो आ रहे हैं सेना को ऑपरेशन नहीं करने दे रहे। अभी भी उनके खिलाफ बोलना चाहिए। उनके खिलाफ तो बोलने वाला कोई है ही नहीं। वहां तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। सब बोल रहे हैं उनके खिलाफ। कहां हैं आप सर? ठीक है आभा खन्ना जी, वो कहां गए वो ह्यूमन राइट्स वाले? आज कोई है नहीं सर। आभा खन्ना जी, ये जो महबूबा मुफ्ती बार बार अटल जी की पॉलिसी का जिक्र करती हैं, जरा वो समझाइए हमारे दर्शकों को कि वो क्या है जिसका वो बहुत जिक्र कर रही हैं और अभी मौजूदा सरकार उस तरफ क्यों नहीं जाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस मौजूदा सरकार की जो पॉलिसी है वो हमें समझनी होगी इन टर्म्स ऑफ। देखिए, अभी तक पिछली सारी सरकारों ने जो काम किया, देखिए जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर का काम बेसिकली रिसर्च का है। हम ना सरकार की तरफ से बोलते हैं ना हम किसी पे आरोप लगाते हैं। ठीक है, हम स्टडी करते हैं। आप सच बात बताइए, जो सच है वो बताइए। पिछली सारी सरकारों ने पिछले कई दशकों में जो काम हुआ वो ये हुआ कि दिल्ली ने हमेशा बातचीत अगर की तो वो अलगाववादियों से की, क्योंकि वही लीडर के रूप में सामने आए। ठीक है, एक मनोविज्ञान की बात है रिजवी साहब कि जो सबसे ज्यादा शोर मचाता है, जिसको न्यूसेंस फैक्टर बोलते हैं हम, वो ही ध्यान में आता है सबसे ज्यादा। तो वही अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की एक कहानी रही है। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा हल्ला मचाया, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा एंटी नेशनल काम किए, वही ध्यान में आए। उन्होंने अपने आप को लीडर बता दिया, हमने मान लिया। उन्होंने कहा हमसे बात कीजिए, तो हम उनसे ही बात करते रहे। आपको ध्यान होगा पिछले इस सरकार से पहले जो होता था, जब भी कुछ घटना होती थी, हुर्रियत को बुलाया जाता था कि आप बातचीत के लिए आइए।
हुर्रियत कहता था कि हम ये कंडीशंस रखते हैं, आप कंडीशंस मानेंगे तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये सारा प्रोसेस चलता था। इस सरकार ने जो किया है और वो ये है कि उन्होंने ये तय किया है कि अलगाववादियों से बातचीत नहीं होगी, जो भारत के विरोधी गतिविधियां करते हैं उनसे बातचीत नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। हमारी ग्राउंड की स्टडी ये कहती है कि वहां का आम नागरिक, रिजवी साहब सुन लीजिए मेरी पूरी बात को, आम नागरिक वहां का इस सब को मन से दिल से सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, उनके सामने भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बताई गई हैं जिनके कारण उनके मन में कुछ एलिनेशन है, कुछ दुख, नाराजगियां हैं भारत सरकार के साथ, वो सच है। लेकिन ऐसे लोग कम हैं। दूसरी बात यह है कि वो लोग भी चाहते हैं कि जो स्थितियां हैं वो ठीक हो। कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चों की जो है जिंदगियां खराब हो, रोजाना की जीवन जो है इस तरह से मुहाल हो जाए, कोई नहीं चाहता इसको। जी, तो ये सारी स्थिति जो है वो अलगाववादियों को इस समय इसलिए बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में वो लोग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक पत्थरबाजी की समस्याएं हैं, देखिए आतंकवादी हमले हमेशा से होते रहे, बिल्कुल उनको रोकने की जरूरत है। वहां पे कहीं ना कहीं हम फेल कर रहे हैं, ये फैक्ट है, वो ठीक है। लेकिन जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं जो हम रोजाना सुन रहे हैं, वो वहां की जो सरकार है उसको, जो स्टेट की सरकार के उसको हैंडल करना चाहिए। देखिए ये कश्मीर की सोसाइटी, कश्मीर के लोग, उनको जबरदस्त डरा के, धमका के और अंडर प्रेशर ये सब करवाया जा रहा है। एक मुट्ठी भर लोग हैं जो सच में इन लोगों के साथ देते हैं, बाकी साथ नहीं देते, उनसे साथ दिलवाया जाता है, ये फैक्ट है। और हम उन मुट्ठी भर लोगों को काबू नहीं कर पा रहे। आर्मी के पास बड़ा क्लियर ऑर्डर्स हैं कि वो एंटी इंसर्जेंसी नहीं, उन लोगों को हम काबू नहीं कर पा रहे, ये बात सही है। वो लोगों को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करें कौन रोक रहा है, क्योंकि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको किसी तरह से दबा नहीं पा रहे हैं। जो लोग इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरीके से बच्चे जो हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, एक चीज और, जो भुवन चंद्र खंडूरी साहब की रिपोर्ट आभा जी कह रही है, आपने वो देखा होगा, जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उनकी सुरक्षा जिस पैमाने की होनी चाहिए उस पैमाने की नहीं है, उसमें बहुत सारे लैक्सेस हैं। इस पर आपकी रिसर्च क्या कहती है? नहीं, देखिए कमेटी ने अगर ये कहा है तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स के बेसिस पे ही कहा होगा। कमेटी की बात को हम झुठला नहीं रहे हैं। मैंने बताया कि तो लोकल इंटेलिजेंस में कहीं ना कहीं कमी है। हम उन लोगों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके उनको चुप क्यों नहीं करा पा रहे जो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जहाँ तक आर्मी की अपनी सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी जो वो खुद को प्रोवाइड करती है अपने आर्मी कैंप्स और इंस्टॉलेशंस के आसपास, उसकी जो स्थिति है उस पर हम इस रिपोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, कौल साहब, पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और दूसरी चीज़ ये कि हाल के वक्त में बहुत सारी मुलाकातें हुई, जिस तरीके से कश्मीर लंबे वक्त से सुलग रहा है, बहुत पत्थरबाजी की घटनाएं, लगातार आतंकी घटनाओं से वो पूरा इलाका पिछले कुछ वक्त में जूझता रहा है। महबूबा मुफ्ती मुलाकात करके गई प्रधानमंत्री से, और एक बहुत जिक्र आ रहा बार बार अटल जी की पॉलिसी का। कहां पर हम चूक रहे हैं और क्या उस पॉलिसी से इस मसले का हल है? वो जो पॉलिसी थी, पहले तो उससे पॉलिसी से पहले एक प्लीज वाक्य हुआ है जी। पिछली जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि आर्मी का अगर कोई भी एक्शन जो के खिलाफ होता है किसी के, उस पे स्टेट पुलिस उनके खिलाफ FIR लॉन्च कर सकती है और उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आप बताइए, ये जो सियासतदान बैठे हुए हैं आपके यहाँ दोनों, ये इसके ऊपर क्या किसने कभी सोचा है? क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कभी दुहार लगाई है कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो आर्मी के ऊपर ही FIR? वाह भाई वाह। और फिर कहते हैं आर्मी सक्षम है, आर्मी अपना काम कर रही है। क्या कर सकती है वो? उसका हाथ रुक गया, वो कहता भाई मैं क्यों, मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं FIR अपने ऊपर लॉन्च कराऊं। ये एक सबसे बड़ी मेरे ख्याल खामी है उस एरिया में आज के दिन। अब रही बात आपकी अटल बिहारी साहब की बात, वो कश्मीरियात और जमहूरियात की बात करते हैं। वो दिन चले गए सर। आज से 15 साल पहले की बातें आज नहीं रिपीट होती हैं। ठीक है, वो दिन चले गए जब कश्मीरियात कुछ होती थी। हमने देखी है उस दिन जब कश्मीरियात की बात होती थी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा यहाँ पे काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं है, कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। प्लीज। ये जितने भी पत्थरबाज हैं, जितने भी लोग ये इसमें इन्वॉल्व हैं, ये बेकार है, इनके पास काम नहीं है। मेरे हिसाब से इनको सबको राउंड अप करके
और वो जो क्या आपका मनरेगा है या कौन सी स्कीम है उसमें सड़कें बनवाओ, इनको हार्ड लेबर में डालो। देखिए सारा दिन मेहनत करने के बाद शाम को पत्थर मारने की इनकी क्षमता बंद खत्म हो जाएगी। खाली दिमाग शैतान का घर। और ये जो औरतें हैं इनको लगाओ, बिल्कुल इनको दे आर विदाउट एनी वर्क एंड दे ये बिना काम किए इनका उल्टा सीधे इनको कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा है। ये एक सिंपल सा एक मेथड है। अगर आप इसको एक डिस्ट्रिक्ट में चला के देखिए, आप देखिए ये 5 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये गदर हो रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा जम्मू कुछ ही इलाका है, कुछ पॉकेट्स हैं इन्वॉल्व है। ये सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट। इनको आइसोलेट करिए। करने को तो बहुत कुछ है जनाब, पर ये हमारे आपस में झगड़े करते रहते हैं कि तूने 60 साल में ये किया, मैंने 6 साल में ये 60 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए अब हम भी नहीं करेंगे। ये भी शायद मुमकिन हो सकता है, इस तरह का भी बात हो। सुदेश जी कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? 3 साल से हम सिर्फ इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, हम इलेक्शन के पीछे ही भाग रहे हैं। जरूर, हमको इलेक्शन से ही मतलब है। सुदेश जी, क्या आप मुल्क को ये भरोसा दे सकते हैं कि लगातार एक इंप्रेशन जो इस तरह की चीजें हो रही हैं आने वाले वक्त में इसमें धीरे धीरे करके सही, कोई चीज अचानक से नहीं होती है, हम सब जानते हैं। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो धीरे धीरे खत्म होगी। आप मुल्क को, देश को कुछ भरोसा दे सकते हैं कि आने वाले वक्त में हालात धीरे धीरे ही सही बदलेंगे, कुछ बेहतर होंगे, हमारे जवानों की जिंदगियां यूं बर्बाद नहीं होंगी, यूं शहीद नहीं किए जाएंगे वो? रिजवी साहब, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, फिर आप रिएक्ट करिएगा, क्योंकि मैं पूरे फैक्ट्स के साथ बैठा हुआ हूं आपके इस पर प्लीज स्टूडियो को फेस कर रहा हूं। आप देखिए हमारे आने के बाद जो हमने रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर में, आपको पता होना चाहिए कि हजार एस्पायरेंट्स आए। जब आर्मी की रिक्रूटमेंट की बात हुई, एसपीओज के रिक्रूटमेंट की बात हुई, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 10,000 एसपीओज को हम रिक्रूट करेंगे। और जब उसके लिए रिक्रूटमेंट की बात आई तो काफी भारी संख्या में जो युवा हैं वो उसमें रिक्रूट होने के लिए आए। उसी तरह सेना के रिक्रूटमेंट में भी हुआ। इसका मतलब ये है कि वहां का जो यूथ है वो जुड़ना चाहता है। ये चंद लोग हैं, सिर्फ चंद लोग जो कर रहे हैं। सुन लीजिए ना सर, मैं पूरा कर लेता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा। उसके बाद स्थितियां सुधर रही हैं। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट एकदम युद्ध स्तर पर दिया जा रहा है। लेकिन जो वहां की ताकतें हैं जो आइसोलेट हो रही हैं, जिससे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, जो चाहते थे कि हम बातचीत करें, वो पूरी सख्ती के साथ लगे हुए हैं, वायलेंस हो। योर फैक्ट्स आर रॉन्ग। योर फैक्ट्स आर रॉन्ग। आप सही बता दीजिए क्या है? आप सही बता दीजिए क्या है? आप सही बता दीजिए क्या है? जितना 90% यू प्लीज कम विद योर फैक्ट्स सर। इज ओनली गोइंग टू कश्मीर वैली। सर मैं तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ। मैं पूरे डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ सर आपको। आप डॉक्यूमेंट, आप कौन से डॉक्यूमेंट है? ये तो कोई भी पीडी फोटोशॉप करके निकाल सकता है। हमारा कहना ये है रिजवी साहब, देखिए जाके 10,000 रिजवी साहब, हमारा मानना ये है 10,000 एसपीओ कश्मीर में। हमारा मानना ये है, ये व्हाइट पेपर नहीं है, ये येलो पेपर। हमारा मानना ये है रिजवी साहब, हमारा मानना ये है जी कि जब लौ बुझने को आता है तो बहुत तेजी के साथ जलता है, और यही हो रहा है जम्मू कश्मीर में। अगर ऐसा है कि आतंकवाद अच्छा खत्म होने को है, कुछ भी बुरा नहीं किया, अगर ऐसा है तो चलिए, ऐसा हो रहा है। हेलो, अगर ऐसा है कि ये समस्या खत्म होने को है, उससे पहले ये फड़फड़ाहट है, तो बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात आपने कही है। आभा जी कुछ कहना चाह रही हैं? मैम जरा थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें मुझे, तो मैं जरा दर्शकों की रिपोर्ट दिखा लूं, फिर उसके बाद आपके पास लौटता हूं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों ने जो हमला किया उसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए। यह अटैक कुपवाड़ा के पंजगांव आर्मी कैंप पर हुआ। इसमें एक कैप्टन समेत 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं, जबकि 2 आतंकियों को ढेर किया गया। ये कैसे और कब हमला हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्त सुबह 5 बजे, जगह कुपवाड़ा का पंजगांव कैंप। गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के लोगों को इतना तो समझ आ चुका था कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन कैंप के अंदर चल क्या रहा है यह समझ पाना मुश्किल था। जब आसमान से अंधेरा छटा तो लोगों को पता चला कि एक और आर्मी कैंप आतंकवादियों का निशाना बन गया, और इसमें हमने एक कैप्टन समेत 3 जवान खो दिए। हमारे लिए कामयाबी बस इतनी रही कि 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया।
मुझे लगता है कि बहुत नुकसान हुए हैं। मुझे शायद मुझे भी शहीद हो गए और आर्मी भी शहीद हो गए, बहुत नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों की संख्या 4 थी। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि अभी भी 2 आतंकी आसपास छिपे हो सकते हैं और यही वजह है कि आसमान से लेकर जमीन तक उनकी तलाश हो रही है। आतंकियों के हमले का तरीका भी ठीक उसी तरह था जिस तरह से उरी अटैक को अंजाम दिया गया था। उस वक्त भी हमला सुबह के समय ही हुआ था, जब जवानों की ड्यूटी की अदला बदली हो रही थी। जानकार बताते हैं कि हाल के दिनों में जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं, उससे सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा है। ऐसे में सबसे पहले सुरक्षा बलों को कश्मीर में पूरी आजादी मिलनी चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर आतंकियों को सरपरस्ती न मिल पाए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मिलिटेंट्स के हौसले बहुत बढ़ चुके हैं। अभी एक सख्त कंक्रीट एक्शन लेने की जरूरत है। अभी कल ही महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा है कि उनके साथ ज्यादती ना करें और उनको सेटल करने की कोशिश करें। जानकारों का मानना है कि गर्मी के दिन में बर्फ पिघलने के साथ ही आतंकवादी कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को और चौकस रहना होगा, खासकर तब जब 25 अप्रैल को करीब 30 आतंकवादी अपनी मौजूदगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले इन्फिल्ट्रेट किए होंगे और ये लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे गांव बहुत हैं और उस गांव में कहीं अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट के साथ में वो छुपे हुए हैं। पंजगांव का आर्मी कैंप एलओसी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि श्रीनगर से 87 किलोमीटर और पीओके की राजधानी से करीब 74 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर के आतंकवादियों का हाथ है। वैसे ये माना जा रहा था कि उरी हमले के बाद आर्मी कैंपों की सुरक्षा कड़ी की जाएगी, लेकिन फिर भी आतंकवादी पंजगांव में हमला करने में सफल रहे, वो भी तब जब अटैक की आशंका को लेकर खुफिया अलर्ट भी जारी था। हालांकि बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से इस बड़े हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर एक नजर पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों पर डालें तो 3 अप्रैल 2017 को श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हुआ था। 23 फरवरी 2017 को शोपियां में आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हुए। फरवरी 2017 में हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हुए। फिर 30 नवंबर 2016 नगरोटा में आर्मी यूनिट पर हमला, 7 जवान शहीद हुए। 18 सितंबर 2016 उरी सेक्टर में आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला, 19 जवान शहीद हुए। यही नहीं, पठानकोट एयरबेस पर भी हमला हुआ, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। जाहिर है आतंकियों की मंशा सेना को कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की है, ताकि न सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखा सके, बल्कि जिहाद के नाम पर कश्मीरियों को भड़काया भी जा सके। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो किस तरीके से पूरी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया, वो तो अच्छी बात यह रही कि सेना की मुस्तैदी की वजह से नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं हुआ। अनिल कौल साहब, आप सुदेश वर्मा की बातों पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रख लें, फिर मैं आभा के पास जाता हूं। हुसैन, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे जी कि इतने लोग आए भर्ती होने के लिए, इतने लोग एसपीओ के लिए आए। बड़ी अच्छी बात है। कहां से आए? इन 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक आदमी भी आया? नो, 0। ये आदमी और इनने सारी वैकेंसीज कश्मीर में देखी, कर्नल कॉल जम्मू में और लद्दाख में एक भी वैकेंसी नहीं की थी। क्यों? वो कोई फॉरेन कंट्री है? इनकी अपीजमेंट की जो रिजवी साहब है वो इनके मुंह 5 पे जगह जूते रिजवी साहब, जूते पीट रही है। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम एंड शोपियां। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम एंड शोपियां, यहां से लोग आए थे जहां हॉटबेड ऑफ टेररिज्म है, हॉटबेड ऑफ अनरेस्ट है, वहां से लोग आए थे एसपीओ में भर्ती होने के लिए। यही डिफीट है हुर्रियत और बाकी सेपरेटिस्ट लीडर्स का। कौन आए थे? कौन आए थे? कहां से आए थे? प्लीज डू योर होमवर्क, प्लीज डू योर होमवर्क। ये वहां आए थे, सुन लीजिए, ये वहां के नहीं थे। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम एंड शोपियां, यही है ना जहां अनरेस्ट हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है, मैंने आपके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, रिपोर्टेड आंकड़े हैं, रिपोर्टेड है ये। ठीक है सर, चलिए, ये भी एक कामयाबी है। अगर उस इलाके से लोग जो है वो रिक्रूटमेंट में हिस्सा ले रहे हैं तो ये भी एक कामयाबी है। आभा जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही थी। आता हूं कौल साहब आपके पास। जी,
इसी मुद्दे को आगे ले जाते हुए मैं कौल साहब को ये ज़रूर कहूँगी कि ये सच है, ये फैक्ट है। मेरी आर्मी वालों से डायरेक्टली खुद भी बात हुई है। इन जगहों से देखिए, जो 5 डिस्ट्रिक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि 100% ये अलगाववादी लोग हैं सब। ठीक है, अलगाववादियों का इन 5 डिस्ट्रिक्ट में प्रभाव है। इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में अलगाववादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। ये उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स की सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं है कि 100% वहाँ पे जो है लोग अलगाववादी हैं। वहाँ के लोग रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में डेफिनेटली आए हैं। डबल डिजिट नंबर की वैकेंसीज के लिए हजारों की तादाद में आए हैं। फिर वो चाहे आर्मी की ड्राइव हो, चाहे पुलिस की ड्राइव हो, चाहे दूसरी हो। नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो मैंने पहले भी कहा, पहले की जो सरकारें हैं उन्होंने हमेशा अलगाववादियों से बात की। इस सरकार ने एक अच्छा काम किया कि अलगाववादियों को बिल्कुल भी किसी तरह की तूल नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ये छटपटाहट है, ये फैक्ट है। ये भी आपको मैं बताऊं कि वहां पे एक नेक्सस चलता है, उसमें सिर्फ अलगाववादी नहीं है, वहां की जो ब्यूरोक्रेट्स है, वहां की जो अफसरशाही है वो, वहां की बहुत मीडिया उसमें शामिल है वो, और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें शामिल है वो। ये सालों से एक टेररिज्म की एक इकोनॉमी वहाँ पे चल रही है। इस तरह की स्थितियां क्रिएट करके वहाँ के जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, ये सच बात है कि कश्मीर के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा आता है। जम्मू कश्मीर को जाने वाला पैसा का एक बहुत बड़ी मात्रा कश्मीर की तरफ डाइवर्ट होती है। लेकिन अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो आप देखेंगे उस डेवलपमेंट आपको कहीं नहीं दिखती, आम इंसान तक, आम नागरिक तक वो नहीं पहुँचती है। इस सरकार को जो करना चाहिए, यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन, हमारी सजेशन है इस सरकार के लिए कि जो करना चाहिए वो ये है कि वहाँ के जो लोग इस समय डर के कारण चुप हैं, दुबके हुए हैं और दिख रहे हैं कि वो अलगाववादियों का साथ दे रहे हैं, जबकि मन से वो साथ नहीं दे रहे, उनकी उस डर को किसी तरह खत्म करके उनके साथ सरकार जो है सीधा संवाद क्रिएट कर सके, ऐसी एक स्थिति क्रिएट करनी है। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत पेचीदा काम है, लेकिन ये होना चाहिए। दूसरी बात, सरकार की पॉलिसी क्योंकि इस समय हमें दिख नहीं रही है, इसलिए ये बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या कर रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा वक्त तो सरकार को अगर कुछ पॉलिसी बनी है, देखिए हम उसको हम जानते नहीं है उसको, तो उसको क्लियर करें। पब्लिक को पता होना चाहिए कि सरकार इस समय क्या कर रही है, एक्शन होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब मेरे साथ बिल्कुल आखिरी वक्त में जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, बिल्कुल शो खत्म करने का वक्त हो रहा है, सिर्फ 1 मिनट में आप अपनी बात रख दीजिए कि आखिर हम क्यों लगातार जो है। कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं सर। लगातार आतंकी हमले, लगातार हमारे जवानों की शहादत, कहां हमसे सरचूक हो रही है? हुसैन रिजवी साहब, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत का गृह मंत्रालय और भारत की विदेश नीति और यहाँ की सुरक्षा नीति पर गंभीर प्रश्न है मोदी सरकार की। हम इस वक्त आतंकवादी हमले की तो कड़ी निंदा करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हम सरकार को ये भी चेताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति में आतंकवाद एक बड़ा हिस्सा है, और ये बात जानते और समझते हुए जिस प्रकार से पाकिस्तान से हाथ बढ़ाया जाना चाहिए उस प्रकार से हाथ नहीं बढ़ाया जाता, एक बात। दूसरी बात, कश्मीर के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता। पिछले 10 सालों में जितना हमने काम रिपेयर का किया था, उतना इस सरकार ने पिछले 2 सालों में खो दिया है। 1948 से लेकर आज तक कभी भी इतनी कम वोटिंग परसेंट नहीं हुए। 7% वोट हुए थे और रीपोल में सिर्फ 2% वोट हुए हैं। ये वर्तमान सरकार को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की विदेश नीति का, आतंकवादी रूपी विदेश नीति का कैसे जवाब दे, जम्मू कश्मीर के लोगों के उसमें विश्वास कैसे बहाल करे, और सेना अपनी सुरक्षा व्यवस्था की दुरुस्त करे। इन सारे सवालों का जवाब बात की इजाजत नहीं देता कि इस डिबेट को और आगे बढ़ाया जाए। जी, आप विपक्ष में हैं, आप सरकार के साथ बातचीत कीजिए और इस मसले का हल निकालिए। कोशिश कीजिए कि हमारे जवानों को कम से कम नुकसान हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब आपका, अनिल कौल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। हालात बिल्कुल बदलने चाहिए और सरकारों को इस पर सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। सवाल यह है कि कहीं कोई राजनीतिक स्वार्थ तो नहीं है जिसकी वजह से लगातार हम कभी अपने सीआरपीएफ जवानों को खोते हैं तो कहीं कश्मीर जैसे इलाकों में हमारे जवानों की शहादत होती है। नमस्कार।